नमस्कार दोस्तों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका का नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित 2022 का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हाथी पाँव का कारण होता है? ऑप्शन है टेप वर्म, राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म्स, हुक वर्म्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फाइलेरियल वर्म। अगला प्रश्न है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला वायरस से प्रभावित है तो बच्चे का मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है, जो सामान्य सिर से भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मच्छर। अगला प्रश्न है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन है अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, रेखीय युग्मक विखंडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्विनोइन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है बीज, नीलगिरी, कुनैन, मैपल। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी नामक वाहक से होने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए सामान्यतः क्लोरोक्विनिन दवा का प्रयोग करते हैं, जिसे कुनैन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुनैन। अगला प्रश्न है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोरेसेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? ऑप्शन है चेहरे की चोटें, सिफेल हीमोटोमा, रेटिना से रक्तस्राव, कपाल के भीतर रक्तस्राव। तो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोरेसेप्स डिलीवरी में चेहरे की सूक्ष्म चोटें, बच्चे के चेहरे की नसों को नुकसान होना या बच्चे के सिर पर सूजन होना तथा हल्का बाह्य आई ट्रामा आदि बच्चों का खतरा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चेहरे की सूक्ष्म चोटें। अगला प्रश्न है, इसमें से क्या आसन प्रसव का संकेत है? ऑप्शन है लाइटनिंग, क्विकिंग, बेक्स्टन हिक्स संकुचन और टाइटनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाइटनिंग। अगला प्रश्न है, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। ऑप्शन है विफल गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, संभावित गर्भपात, अपरिहार्य गर्भपात। तो अपरिहार्य गर्भपात का एक प्रकार है जहां एक ऐसी स्थिति की प्रगति में परिवर्तन होता है जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपरिहार्य गर्भपात। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमिनोस का प्रभाव है। ऑप्शन है गर्भानाल को आगे की ओर बढ़ाओ, मॉल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फॉरेंसिस में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? ऑप्शन है हेगर लक्षण, जैकमीर लक्षण, गुडेल लक्षण, ऑसेंडर लक्षण। तो गर्भ के 8वें माह में लेटरल फॉरेंसिस में बढ़ा हुआ पल्सेशन ऑसेंडर का लक्षण बताता है। गर्भावस्था का 8वां महीने में बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है। इस महीने में बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े व मस्तिष्क का विकास प्रगति पर होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑसेंडर लक्षण। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? ऑप्शन है रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान, वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है,
यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। रोग जनुकों का परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। अगला प्रश्न है, पित्त ज्वर का टीका है। ऑप्शन है साल्क टीका, 17D टीका, CCEB टीका, PREP टीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 17D टीका। अगला प्रश्न है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। ऑप्शन है फ्राइड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, बंडूरा द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्राइड द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों में सन्निकटन दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्व अवस्था की उम्र क्या है? ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष और 18 से 21 वर्ष। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच होती है और किशोरावस्था की उम्र जो है वो 13 से 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था होती है और 16 से 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है और इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 से 17 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है और विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बड़ा ही महत्व होता है। अगला प्रश्न है, शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। ऑप्शन है विभिन्न साधनों या संस्थानों से, आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से, किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विभिन्न साधनों या संस्थानों से। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? ऑप्शन है देखना, सुनना, स्पर्श, सूंघना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूंघना। नवजात शिशु में जो सूंघने वाली इंद्रिय है वो सबसे कम विकसित होती है। सूंघना नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होता है। जैसे जैसे नवजात शिशु या बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो नवजात छोटा बच्चा है उसमें सूंघने की शक्ति बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, शिशुओं की ग्रॉस्पिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं। ऑप्शन है इंस्टिक्स, ट्रेड, कंडीशन रिफ्लेक्स, एडेप्टिव रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एडेप्टिव रिफ्लेक्स। शिशुओं में ग्रॉस्पिंग, रूटिंग और सकिंग को एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ विकास से होता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्रीय भागों से दूर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ सिर से पैर की ओर विकास होता है और शरीर विकास में विशेष क्रम पाया जाता है। जैसे शारीरिक संरचना में उन्नति और विभिन्न अंगों के नियंत्रण की क्षमता सबसे पहले शरीर के क्षेत्र में आती है, उसके बाद धड़ के भाग में और अंत में पैरों के क्षेत्र में। सिर तथा इसके आसपास के भागों जैसे गर्दन एवं मुंह की क्रियाएं सर्वप्रथम विकसित होती हैं। इसके बाद पेट एवं धड़ और अंत में पैरों के क्षेत्र में क्रियाएं विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर सी है, सिर से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ सिर से पैर की ओर विकास से होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है लाइसिन, थियोनिन, हिस्टाडीन, वेलाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिस्टाडीन। हिस्टाडीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, रेनिन, लाइपेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। पनीर बनाने के लिए दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल से फाड़ा जाता है, जिससे दूध से प्रोटीन कैसीन अलग हो जाता है। इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है और पनीर बनाने हेतु वजन डालकर दबाया जाता है, जिससे कैसीन थक्के के रूप में जम जाती है। तो इसका राइट आंसर बी है, सिट्रिक एसिड। जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? ऑप्शन है फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, चाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चाय। शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी इत्यादि आते हैं, लेकिन चाय शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। ऑप्शन है सेब और बैंगन में, नींबू और फूल गोभी में, गोभी और संतरा में, पपीता और आलू में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोभी और संतरा में। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण में मिलता है। फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, जो शरीर निर्माण तथा सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। तो फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है तो गोभी और संतरा में।